नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल है पेपर महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का। तो ऐसे में कल के पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आ सकते हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि कल का पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद फिर दोस्तों अगले हफ्ते पीसीएस का पेपर होने वाला है। तो ऐसे में ये प्रश्न दोस्तों पीसीएस के एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर देना। कल के पेपर में दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके अलावा लीगल हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हमने भारतीय राज्य व्यवस्था पर एक विशेष सीरीज भी दोस्तों चलाई थी और उसकी पूरी प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आप पूरी प्लेलिस्ट को दोस्तों आज देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों कल के पेपर में हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को जरूर पूरा देख लेना, कल के पेपर में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, निम्न में से किसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। बात चल रही है सीटों के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधान परिषद या फिर विधानसभा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों कि देखिए लोकसभा, ठीक है, और विधानसभा, यहाँ दोनों तरफ क्या है आरक्षण का प्रावधान है। मतलब कि एससी एसटी के लिए क्या है सीटों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। लोकसभा में अगर देखें तो आर्टिकल 330 है और विधानसभा की बात करें तो आर्टिकल 332। मतलब कि एससी और एसटी के लिए सीटों का यहाँ पर आरक्षण दिया गया है, ठीक है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो एससी के लिए कुल मिलाकर 84 सीटें हैं, जबकि एससी के लिए कितनी है 47 सीटें यहाँ पर आरक्षित है। लोकसभा की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से देखा जाए तो जो राज्यसभा है और राज्य विधान परिषद है, यहाँ पर आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। तो इस तरह से अगर हम कूट बनाएंगे तो डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, ठीक है। ये भाग 16 है, किससे संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समुदाय के प्रतिनिधित्व से। इसमें देखिए आर्टिकल जो भाग 16 है इसमें आता है अनुच्छेद 330 से लेकर 342। और भी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है, 342 332 किससे संबंधित है, ठीक है। तो यानी कि कुछ वर्गों के लिए एक विशेष इसमें प्रावधान किया गया है। जो आर्टिकल 331 है दोस्तों वो क्या है, आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो एंग्लो इंडियन होता है वो लोकसभा में चुना जाता है आर्टिकल 331 के तहत। अगर हम विधानसभा की बात करेंगे तो 333 जो अनुच्छेद है कि भाई हमारे जो राज्य की विधानसभा है उसमें एंग्लो इंडियन से चुना जाएगा। जैसे कि हमारे उत्तराखंड में एक एक एंग्लो इंडियन विधायक चुना जाता है, ठीक है। हालांकि उसको अब खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो 331, 333, 332, ठीक है। इस सब के बारे में 330, 332 इन सब के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर को देखते हैं। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु सक्षम संवैधानिक प्राधिकारी कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी जाति या किसी जनजाति को अगर एससी या एसटी घोषित करना है तो इसके लिए संवैधानिक प्राधिकारी कौन है, इसके लिए आंसर है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। इसके लिए आर्टिकल है दोस्तों 341 का पहला पार्ट और इसके अलावा 342 का पहला पार्ट, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है, किसी राज्य या फिर राज्य का कोई संघ क्षेत्र है या संघ राज्य क्षेत्र है तो वहां से राज्यपाल से परामर्श लेता है और उस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र की किसी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में नोटिफाइड कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1945 में, ठीक है। मोर प्रिसाइसली देखेंगे तो 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। सीधी बात है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। जैसे कि भाई मानवाधिकार हैं या विश्व शांति है, ठीक, तो उसके लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। 6, 5, 4, 3। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है दोस्तों 5, ठीक है। 5 दोस्तों इसमें स्थायी सदस्य होते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन,
ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात पड़ी। अब दोस्तों इसके 6 अंग होते हैं, ठीक है। इन 6 अंगों में से एक होता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद मतलब कि सिक्योरिटी काउंसलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है दोस्तों इसका। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, ठीक है। अब जो सुरक्षा परिषद होता है दोस्तों, इसके सदस्य होते हैं, इसमें कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं। इसमें से 5 स्थायी होते हैं, 10 क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो जो स्थायी सदस्य हैं उनके भी नाम याद कर लेना, अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रूस, ठीक है। ये दोस्तों कौन है, ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। अमेरिका, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन और रूस। और बाकी जो 10 हैं वो क्या है, अस्थायी सदस्य हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे हैं, ठीक है। बात चल रही है प्रथम अफ्रीकी, ठीक है। बान की मून, जेवियर पेरिस डी कुयार, बुतरस बुतरस घाली या फिर यूथान। तो इसका राइट आंसर है बुतरस बुतरस घाली। दोस्तों ये कहाँ के हैं, मिस्र के, ठीक है। ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे, ठीक है। ये कौन से नंबर के थे, 6ठे नंबर के थे, ठीक, 6ठे नंबर के थे। 1992 से लेकर 1996 तक दोस्तों ये रहे हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे वर्तमान महासचिव की, तो वर्तमान महासचिव है दोस्तों एंटोनियो गुतरेस, ठीक है। एंटोनियो, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ के, पुर्तगाल के। ध्यान रखना 2017 से इन्होंने कार्यभार संभाला था, 1 जनवरी 2017 से, तो अभी तक ये वर्तमान महासचिव हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के कुल कितने अनुच्छेद हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसका मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल दोस्तों कितने अनुच्छेद हैं, 30 दोस्तों इसमें अनुच्छेद हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था, इसको 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया था, इसीलिए 10 दिसंबर को क्या बनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना 10 दिसंबर 1948 को दोस्तों इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल मिला के 30 अनुच्छेद हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको मैं कई सारे क्वेश्चंस बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर है दोस्तों, ये हेग में है, ठीक है। हेग कहां पर है दोस्तों, नीदरलैंड, ठीक है। ध्यान रखना कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 18 अप्रैल 1946 में, ठीक है। 18 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दलवीर भंडारी से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे। देखिए दलवीर भंडारी क्या रहे हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जस्टिस रहे हैं, ठीक है, भारतीय न्यायमूर्ति रहे हैं। तो उससे पहले कौन कौन रहे, तो कौन कौन रहे दोस्तों, ये रहे BN राव, नागेंद्र सिंह और RN पाठक। दोस्तों ये पहले रहे हैं। BN राव 1952 में रहे थे, नागेंद्र सिंह 1973 में रहे थे, ठीक है, और RN पाठक 1989 में रहे थे, ठीक है। दलवीर भंडारी क्या 2012 से, ठीक है, 2012 से, ठीक है। अब इनका दूसरा कार्यकाल भी शुरू हो गया 2018 से 2027 तक, ठीक है, 2027 तक। अगर बात करी जाएगी कि भैया जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है, तो वो अध्यक्ष है दोस्तों जोआन डोनिक, ठीक है। ध्यान रखना कार्यकाल पूछा जाता है इनका 9 वर्ष, ठीक है। मतलब हर जितने भी आपके जो इनके न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है, ठीक है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दोस्तों कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ठीक है भाई। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने के रूप में घोषणा की थी। और ये घोषणा भी पूछी जाती है कब की थी, 15 जून 2007 को, ठीक है, 15 जून 2007 को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उदय। ये अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का सबसे पहले दोस्तों कहाँ पर हुआ, USA में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, ठीक है। इसमें जो राष्ट्रपति होता है वही कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है, ठीक है। उसका निर्वाचन क्या होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक।
अगला देखो, तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? तास का मतलब TASS, TASS दोस्तों कहाँ की है? ये है आपकी रूस की, ठीक है, रूस की दोस्तों ये एजेंसी है, ठीक है। वैसे पूर्व सोवियत संघ जब था तो वहाँ की समाचार एजेंसी TASS हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, फिर इसका जो नाम हो के बदल के ITAR कर दिया था, लेकिन फिर 2014 में इसका नाम दोबारा से TASS कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चीन की संसद का क्या नाम है? ठीक, चीन की संसद का नाम क्या है दोस्तों? ये है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है, चीनी जनवादी गणराज्य, ठीक। तो इसकी संसद को क्या बोला जाता है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जापान की संसद को क्या बोला जाता है? ये प्रश्न बहुत बार आता है। जापान की संसद को दोस्तों क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं, ठीक है। और कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि भाई जो रिक्सडेग है वो क्या है? रिक्सडेग क्या होती है दोस्तों? स्वीडन की संसद है। किसकी है? स्वीडन की, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे जनरल कोर्ट्स की तो ये स्पेन की संसद है, ठीक है। और ये किसकी है? जापान की, जापान की। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोसाद क्या है? मोसाद, MOSSAD, मोसाद। मोसाद क्या है दोस्तों? ये है इजराइल की खुफिया एजेंसी, ठीक है। खुफिया एजेंसी है, गोपनीय सूचना प्राप्त करने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए इसको बनाया गया था, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी, ऐसे कौन से थे प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने 1959 में यात्रा की थी अफगानिस्तान की, ठीक है। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी ने भी करी थी 1976 में, ठीक है। मनमोहन सिंह की बात करें तो उन्होंने 2005 में करी थी, ठीक है। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अफगानिस्तान की यात्रा की थी 2016 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? क्या है दोस्तों चतुर्थ स्तंभ? प्रेस, मीडिया, ठीक है भाई। मीडिया का योगदान तो आपको पता ही है, सीधी बात है, राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मीडिया, ठीक है। तो इसको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है। देखिए आप अमेरिकी आंदोलन देख लीजिए, फ्रांसिस की जो क्रांति थी, ठीक है, या भारत में स्वतंत्रता आंदोलन देख लीजिए, उत्तराखंड में ही आपके स्वतंत्रता आंदोलन देख लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल किसका था दोस्तों? मीडिया का था, ठीक है। तो भाई लोकतंत्र को अगर पूरे विश्व में अगर स्थापित करने का जो श्रेय है वो मीडिया को जाता है, तो इसलिए मीडिया को दोस्तों क्या बोला जाता है? चतुर्थ स्तंभ बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, पंचशील का सिद्धांत दोस्तों ये बौद्ध जो अभिलेख है ना यहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो जो पंचशील सिद्धांत होते हैं यानी कि 5 निषेध चीजें जो कि नहीं करनी है उनसे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि देखिए आपने पंच जो सिद्धांत है मतलब कि एक दूसरे की अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करना है, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना है, ठीक है, किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है, ठीक है, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि समान और परस्पर लाभकारी संबंध बनाने, ठीक है। लेकिन जो गुट निरपेक्षता है दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता। तो पंचशील के 5 सिद्धांत हैं, इनको आप ध्यान में रखना। ये 3 सिद्धांत हैं, इसके अलावा एक दूसरे पर आक्रमण मत करो, इसके अलावा समान और परस्पर लाभकारी संबंध बनाए रखो, ठीक है। तो पंचशील सिद्धांत ये भी आप पढ़ के जाइएगा, समझ में आ गया होगा तो प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है नंदन नीलेकणी, ठीक है, नंदन नीलेकणी है दोस्तों। इनको जून 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है, जिससे हमारे आधार कार्ड बनते हैं, ठीक है, इसके पहले महानिदेशक इनको नियुक्ति किया गया था। वर्तमान में कौन है दोस्तों? सौरभ गर्ग, ठीक है, सौरभ गर्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय प्रेस काउंसिल एक क्या है? आपको बताना है कि क्या है दोस्तों। ये संवैधानिक संस्था है, सांविधिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है, न्यायिक संस्था है या फिर परामर्शी संस्था है? तो दोस्तों ये क्या है? एक तरह का सांविधिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है, यानी कि स्टैच्यूटरी और क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1966 को, ठीक है। तो संसद में क्या हुई थी? एक अधिनियम के द्वारा पारित करके इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वो है चंद्रमौली कुमार प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भाग नहीं है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का भाग नहीं है, आपको बताना है, ठीक है।
तो देखिए अगर हम बात करें वर्तमान में, तो दोस्तों वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केवल 2 विभाग हैं, ठीक है। 2 विभाग में कौन कौन सा आता है, एक तो आता है स्कूली शिक्षा, ठीक है, और इसके अलावा आता है उच्चतर शिक्षा विभाग, ठीक है। अब उच्चतर शिक्षा विभाग में कौन कौन आते हैं, जैसे कि भाई विश्वविद्यालय, ठीक है, और उच्चतर शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, ठीक है। तो देखा जाए तो तकनीकी भी आ जाता है इसमें, ठीक, और उच्च शिक्षा विभाग भी आ जाता है, ठीक है, ये वाला भाग भी आ जाता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि भैया स्कूली शिक्षा में, तो स्कूली शिक्षा में देखिए माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग दोनों आ जाते हैं, ठीक है। महिला एवं बाल विकास विभाग अब इसके अंतर्गत नहीं है, पहले था, पहले 1985 में हुआ करता था, ठीक है। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 2006 में महिला एवं बाल विकास विभाग को एक अलग मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया, ठीक है, ठीक। तो अब महिला एवं बाल विकास विभाग ना होके अब क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अलग से, ठीक। तो अब वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पर आंदोलन दे रखे हैं और आपको बताना है कि उससे कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, ठीक है। एपीको आंदोलन, पी हेगड़े बिल्कुल सही है, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी आपका मेधा पाटेकर, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए जो शांत घाटी आंदोलन है बाबा आमटे इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। बाबा आमटे वैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण आंदोलन से भी संबंधित है। जो शांत घाटी आंदोलन है यानी कि जो साइलेंट वैली मूवमेंट है, इससे जुड़ी हुई है सुगता कुमारी, ठीक है, सुगता कुमारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट्स मिशन कहाँ अवस्थित है। एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 19 दिसंबर 1966 को, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 दिसंबर 1966 को एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना दोस्तों की गई थी। तो आपको बताना है कि इसका जो इंडिया रेजिमेंट मिशन है ये कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में दोस्तों ये अवस्थित है, ठीक है। ध्यान रखना कि जो एशियाई विकास बैंक है इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला में, ठीक है। कहाँ पर है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में अवस्थित है, ठीक है। और इसका जो इंडिया रेजिडेंट मिशन है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में अवस्थित है, ठीक है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन किसी देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, ठीक है। आपको बताना है किसी देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, सिरिमाओ भंडार नायके, ठीक है। 1960 में दोस्तों ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। सिरिमाओ भंडार नायके श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी और ये साथ ही साथ विश्व में किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। अगला देखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों से में से कौन सा सत्य नहीं है आपको बताना है, ठीक है। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखिए, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैडम भिकाजी कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो देखिए जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, एनी बेसेंट थी, ठीक है। मैडम भिकाजी कामा नहीं थी, कौन थी, एनी बेसेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो मैडम भिकाजी कामा है ये दोस्तों कौन है कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में तिरंगा फहराया था इन्होंने, तो उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जर्मनी में। तो ध्यान रखना कि जर्मनी में तिरंगा फहराया था इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में, तो उसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जबकि एनी बेसेंट है वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा विश्व का नवीनतम राष्ट्र है, ठीक है। ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है। दक्षिण सूडान दोस्तों विश्व का नवीनतम राष्ट्र है। 9 जुलाई 2011 को दोस्तों सूडान से अलग होकर नवीनतम राष्ट्र बना था दक्षिणी सूडान, ठीक है। ये 193 नंबर का देश है संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। राजधानी इसकी कहाँ है, जूबा, राजधानी कहाँ पर है, जूबा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय सरकार की वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है, ठीक है। भारतीय सरकार के वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है, तो कौन आता है दोस्तों, ये आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। भाई भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर वरीयता क्रम कौन होता है, देखिए भारत का पहला आदमी कौन होता है, प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। पहले कौन होता है, राष्ट्रपति। ध्यान रखना ये भी बहुत आता है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति के बाद होता है उपराष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, ठीक है। फिर उपराष्ट्रपति के बाद आता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक। इसके बाद आता है दोस्तों इसके बाद आते हैं राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, राज्य के राज्यपाल, ठीक है। इसके बाद आएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। इसके बाद आएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, और या फिर हम कह सकते हैं उप प्रधानमंत्री, ठीक है। और फिर इसके बाद दोस्तों छठे नंबर पर आते हैं मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप क्रम बिल्कुल याद रखें। पहले में आएगा राष्ट्रपति, दूसरे में आता है उपराष्ट्रपति, तीसरे में आता है प्रधानमंत्री, चौथे में आते हैं राज्यपाल, पांचवें में आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री, दोनों एक ही हैं, समकक्ष, ठीक है। फिर छठे स्थान पर आते हैं मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, इन दोनों का स्थान बराबर है, ठीक है। तो छठे नंबर का स्थान है, तो इससे पहले कौन आएगा? भूतपूर्व राष्ट्रपति। बहुत अच्छा ये क्रम है, बिल्कुल इसको आप याद करिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। भाई छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे उस समय पर? BN श्रीकृष्ण थे, ठीक है। अब तो 7th CPC भी आ चुका है, ठीक है। तो 7th CPC के कौन थे दोस्तों? AK माथुर, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? संवैधानिक स्तर संस्था है, ठीक है। तो संवैधानिक स्तर संस्थाएं क्या होती है दोस्तों? जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है, जिनका गठन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? संवैधानिक स्तर संस्थाएं बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि भाई नीति आयोग है, ये संवैधानिक स्तर संस्था है, ठीक। ऐसे ही जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये सब क्या है दोस्तों? संवैधानिक संस्था है। इनका संविधान में उल्लेख नहीं था, इनका गठन क्या किया है? कार्यपालिका के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों कुल मिला के कितनी भाषाएं दोस्तों? 22 भाषाएं, ठीक है, 22 भाषा। भारतीय संविधान में जो उल्लेख है भाषाओं का किसमें दिया गया है? 8वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। मूल संविधान की बात करें तो उस समय पर कुल मिला के दोस्तों 14 भाषाएं थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं, क्योंकि इसमें क्या किया गया था? 21वां संविधान संशोधन किया गया था। उसके बाद फिर अलग अलग संविधान संशोधन किया गया था, 71 वाला किया गया था, 92 वाला किया गया था। संशोधन करते गए और फिर भाषाएं जोड़ते गए। फिर लास्ट में बोडो, डोगरी और संथाली, ठीक है, और मैथिली को 8वीं अनुसूची में फिर शामिल किया गया था, ठीक है। तो कुल मिला के अभी कितनी है? 22 भाषाएं दोस्तों इसमें है, ठीक है। मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी, ठीक है। अगला देखेंगे, संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं है, ठीक है। संविधान सभा में कौन सा दल शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? नहीं था मतलब हिंदू महासभा शामिल नहीं, ठीक है। हिंदू महासभा शामिल नहीं थी इसमें, ठीक है। तो हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1915 में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि संविधान सभा में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, मुस्लिम लीग था, साम्यवादी दल भी था, ठीक है। हालांकि बाद में जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, लेकिन फिर भी हिंदू महासभा इसमें शामिल नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? ठीक, भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों कब घोषित किया गया था? 1962 में, ठीक है। 1962 में जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था वो किया गया था 1962 में, जब भारत और चाइना का वॉर चल रहा था, ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 1971 में भी किया गया था, ठीक है। 1971 में क्या हुआ था? भारत पाक का युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर 1975 में भी किया था, उस समय हुई थी आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब जो आंतरिक अशांति है उसको क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन है 1978 का, तो जो आंतरिक अशांति है उसको क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह। तो अभी तक भारत में देखा जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषित कर दिया गया है। पहला 1962 के समय पे भारत और चीन के युद्ध के समय पे, 1971 में भारत और पाक के युद्ध के समय पे, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। लेकिन आंतरिक अशांति को दोस्तों अब क्या बना दिया गया? सशस्त्र विद्रोह बना दिया गया है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दोस्तों जानने को मिले आज। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अभी कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर लेकर आऊँगा। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और कल हो सकता है कि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।